नमस्कार, जेएच एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने जनवरी से लेकर के जुलाई मंथ तक का कवर कर लिया है। आज अगस्त 2022 करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 12 फरवरी को बीपीएससी का प्रीलिम्स होने जा रहा है, 68th बीपीएससी का, और उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए फिलहाल हमारा जो पूरा फोकस है वो 68th बीपीएससी प्रीलिम्स में है। और उसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर 2022 तक के न्यूज़ जो है वो हमें कवर करने हैं, ताकि 68 जो बीपीएससी है उसमें एक साल की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है करंट अफेयर्स की, उसको पूरा किया जा सके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी के क्रम में हम लोगों ने जनवरी से लेकर के जुलाई 2022 तक कवर कर लिया है। आज अगस्त 2022 को कवर करने जा रहे हैं और ये क्लासेस जो है वो अगले कुछ दिन के बाद 4 से 5 दिन के ही अंदर पूरी सीरीज को पूरी कर ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट क्लास अब सैटरडे या संडे को होगी। आप लोगों का अगले 3-4 दिन के ही अंदर हमारी कोशिश होगी कि ये सीरीज को हम लोग पूरा कर ले, करंट अफेयर्स की सीरीज को, ताकि बिहार करंट अफेयर्स भी अब जल्द ही, बहुत जल्द ही, एग्जाम से लगभग आपके एक सप्ताह पहले ही बिहार करंट अफेयर्स को भी कवर कर लेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी शुरुआत करते हैं अगस्त 2022, और अगस्त 2022 में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे न्यूज़ थे और कौन कौन से ऐसे न्यूज़ रहे हैं जिनसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है आपके लिए, और उनसे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं और उसको एक्सप्लेन भी करते हैं, ताकि अगर उससे दूसरे अलग भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसे सॉल्व करने की स्थिति में हो। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थापित किए जाने की योजना है। इन व्हिच इंडियन स्टेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्लान्ड टू बी सेटअप। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा, आपको पता है कि आप लोगों ने पढ़े हैं, आप लोगों का बस यहाँ पे एक तरह से देखें तो क्विक रिवीजन हो रहा है। तो आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में एक नदी बहती है, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में एक नदी बहती है, नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकल करके ये गल्फ ऑफ खंभात, यानी कहाँ पे, तो ये गुजरात कोस्ट में चली जाती है। और इसी में मध्य प्रदेश में खंडवा जिला है और वहां पे एक डैम है जिसको कहा जाता है ओमकारेश्वर डैम। ठीक है, और उसी ओमकारेश्वर डैम के ही पास एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाई गई। फ्लोटिंग पावर प्लांट का मतलब ये होता है कि जो जल होता है, जो पानी होती है, उसी पानी के ऊपर जो सोलर प्लेट्स होते हैं वो उनको वहां पे रखा जाता है। वो एक तरह से तैरने वाली स्थिति में रहते हैं और ये सोलर रेडिएशन जो होती है, सौर की जो सूर्य की जो विकिरण होती है, उससे ये सोलर प्लेट्स जो होती है वो एनर्जी प्राप्त करता है और इसी से सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स जो होती है वो चार्ज होता है, जिससे कि सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नर्मदा नदी में ओमकारेश्वर डैम के पास, यानी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, ठीक है, कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 600 मेगावाट का, ठीक है, 600 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट होगा, जिसमें 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की प्लानिंग है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट होगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की बात करें तो वो कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, तो वो मध्य प्रदेश में खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। ये देख लीजिए, इस तरह का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होता है जिसमें पानी के ऊपर क्या होता है, तो पानी के ऊपर चूंकि स्पेस है इन जगहों पे, तो जो जगह पानी के पास देखे तो जहां पे पानी इकट्ठा रहती है वहां पे जगह खाली रहता है, तो वहां पे इस तरह के सोलर प्लेट्स लगाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में लगाए जाएंगे और ये वर्ल्ड का क्या होगा, सबसे बड़ा तैरता हुआ पार्क होगा। तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट होगा, 600 मेगावाट का होगा ये, और 600 मेगावाट का ये प्लांट जो है 2023 तक उम्मीद है, 22-23 का फाइनेंशियल ईयर है, 2023 में उम्मीद है कि इसे पूरा कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसे स्टूडेंट्स जो चैनल को देख रहे हैं, रेगुलर फॉलो कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और दूसरा, आप लोग को अगर ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लोग जो वीडियो लेक्चर है उसको लाइक भी कर दे, और कोई और सजेशन हो तो उसे भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, प्रॉपर उस पर ध्यान दिया जाएगा। और बहुत जल्द इस सीरीज के बाद, ये जो 12 करंट अफेयर्स की जो 12 महीने की सीरीज है, उसके बाद आप लोगों से लाइव मिलेंगे। अब जितनी भी क्लासेस होंगी इन 12 वीडियो लेक्चर्स के बाद, तो आप लोगों से जितनी भी क्लासेस होंगी, क्विज या अदर जितनी भी लेक्चर्स होंगे, सब में लाइव मिलेंगे आप लोगों से एक निश्चित समय में।
है, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन इसके लिए पहले ही मिल जाए, तो चूंकि लाइव क्लास में आप उसमें शामिल हो सके और आपके चैट को देख सके, एक तरह से देखिए तो टू वे कम्युनिकेशन बन सके, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। जब भी लाइव आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ये है कि जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो उपराष्ट्रपति के रूप में इनका क्रम है। आपको पता होगा कि जगदीप धनखड़ जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति बनी थी और जगदीप धनखड़ साहब जो थे वो अगस्त 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये क्रम में भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं। तो क्रम की बात करें, सीक्वेंस की बात करें, तो ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। आपको पता होगा कि जगदीप धनखड़ साहब इससे पहले अगर आप देखेंगे तो इससे पहले ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे हैं और उसके बाद जाकर के ये राज्यपाल बने हैं। और ये सत्तारूढ़ जो दल है एनडीए के उम्मीदवार थे उपराष्ट्रपति के रूप में। और उपराष्ट्रपति के रूप में जो विपक्षी थे, कांग्रेस या यूपीए थे, तो मार्गरेट अल्वा को इन्होंने उम्मीदवार बनाया था विपक्षियों ने। हालांकि स्पष्ट रूप से अगर बात करें तो जगदीप धनखड़ साहब जीते और ये बने हैं उपराष्ट्रपति। और आपको पता है कि उपराष्ट्रपति न सिर्फ भारत में राष्ट्रपति के अगर अपने पद पे ना रहे या छुट्टी पे रहे या किसी कारण से उपस्थित ना हो देश में, तो राष्ट्रपति के कार्यों की जिम्मेदारी निभाते हैं। उनके अलावा जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो आप लोग को पता होगा कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, जहां पे वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो जगदीप धनखड़ साहब अगस्त में भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। 11 अगस्त 2022 को इन्होंने देश के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और क्वेश्चन में ये था कि इनका क्रम पूछा गया है, तो ये इंडिया के 14th यानी कि 14वें उपराष्ट्रपति है। और इससे पहले ये वेस्ट बंगाल के क्या रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, यानी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं श्री जगदीप धनखड़ जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जाने माने कानूनविद है। उनके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान के ठीक है लॉयर भी रहे हैं, ये इनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड भी रहा है। आगे नेक्स्ट, एनडीए के उम्मीदवार थे। टोटल अगर आप देखेंगे तो 528 वोट इनको मिला, यानी 72.8% वोट मिला है। जबकि इनके विपक्ष में जो इनके विरोध में खड़ी थी, यानी कि विपक्षियों के जो उम्मीदवार थे मार्गरेट अल्वा, उनको सिर्फ 182 वोट ही मिले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपके सामने है कि जुलाई 2022 में जुलाई 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अध्यक्ष बने हैं। इन जुलाई 2022 the president of the Council of Scientific and Industrial Research CSIR has become। तो जुलाई 2022 में पूछा गया है कि CSIR के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपको बता दूं कि डॉक्टर कलाई सेल्वी एन जो है वो बने हैं जुलाई 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के अध्यक्ष बने हैं। CSIR जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, इसका पूरा फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसकी स्थापना की बात करें तो आप लोग को पता होगा कि CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। और CSIR के महानिदेशक बनाए गए हैं। अध्यक्ष की जगह अगर यहाँ पे बात करें तो एक टर्म होगा, इसको ठीक कर लेंगे, ये इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, यानी महानिदेशक बनाया गया है। CSIR के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जो होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड को लेकर के तो रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो वर्ड होगा वो होगा डायरेक्टर जनरल और महानिदेशक, ठीक है। तो महानिदेशक बनी है कौन, तो महानिदेशक बनी है, नियुक्त की गई है डॉक्टर कलाई सेल्वी एन इनका नाम है, और ये बनी है CSIR की महानिदेशक। प्रधानमंत्री जो होते हैं
ठीक है, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो होते हैं इसके अध्यक्ष। टेक्निकल थोड़ा सा चीजें हैं, उसको ध्यान रखना है आपको। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पदेन रूप से CSIR के अध्यक्ष होते हैं। CSIR की बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च, जैसा कि मैंने बताया इसको कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रसिद्ध महिला टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने 9 अगस्त 2022 को टेनिस से संन्यास की घोषणा की। वो किस देश से संबंधित है? फेमस फीमेल टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस ऑन 9 अगस्त 2022। टू विच कंट्री डूज ही बिलोंग? तो आपको पता होगा कि सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स नाम की दो बहनें हुआ करती थी और ये दोनों एक जमाने में टेनिस की सुपरस्टार हुआ करती थी। सेरेना एंड वीनस विलियम्स सिस्टर्स के नाम से ये पूरी वर्ल्ड में फेमस हुआ करती थी और ये दोनों बहनें जो है वो टेनिस की खिलाड़ी थी। कहाँ की? USA की खिलाड़ी है और उसमें से वीनस ने बहुत पहले संन्यास ले लिया था। दोनों जुड़वा बहनें ही हैं, हालांकि वीनस ने बहुत पहले संन्यास ले लिया था टेनिस से। अभी भी सेरेना विलियम्स खेल रही थी, तो फाइनली 2022 में सेरेना विलियम्स ने भी संन्यास की घोषणा की है। तो कहां से है? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे डी और इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA की महिला टेनिस खिलाड़ी है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स की बात कर ले तो 9 अगस्त 2022 को इन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है और उन्हें लोग प्यार से टेनिस की रानी यानी क्वीन ऑफ टेनिस कहा जाता था। क्वीन ऑफ टेनिस इनको कहा जाता था और इनके नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी तक इन्होंने महिला वर्ग में, महिला एकल में, वुमेन्स सिंगल की बात करें तो उसमें 22 ग्रैंड स्लैम जीतकर वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर थी। ये जब ये रिटायर कर रही थी उस समय ये दूसरे स्थान पर थी। वर्ल्ड में दूसरा सबसे ज्यादा वुमेन्स सिंगल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली महिला खिलाड़ी के रूप में ये प्रसिद्ध रही है। आगे नेक्स्ट, उसके बाद जाकर के तो इसका आंसर होगा सेरेना विलियम्स कहाँ की है? तो सेरेना विलियम्स USA की है। क्वेश्चन नंबर ठीक है। और बाकी इनके बारे में एक और इंफॉर्मेशन की टेनिस में सबसे ज्यादा अगर देखें तो दुनिया में अगर एथलीटों की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, महिला खिलाड़ियों की, तो सबसे ज्यादा इनकम यानी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी रही है ये। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे क्या है कि जुलाई 2022 में किस भारतीय व्यक्ति को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, हैज बीन डिसाइडेड टू कन्फेयर फ्रेंच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, शेवेलियर डी ला लीजन ऑनर ऑन व्हिच इंडियन पर्सनैलिटी इन जुलाई 2022। तो जुलाई 2022 में अगर बात करें तो भारतीय में से शशि थरूर जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने नेता है, आपको पता होगा, और तिरुवनंतपुरम से, केरल में है तिरुवनंतपुरम से ये क्या रहे हैं? तो ये कांग्रेस के MP रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अभी फिलहाल, ठीक है, सांसद है कांग्रेस के और ये तिरुवनंतपुरम से जीत करके आए हैं। उनके अलावा जाने माने अंग्रेजी के लेखक भी है, डिप्लोमेट भी रहे हैं, ठीक है, और बहुत प्रसिद्ध अंग्रेजी के लेखक रहे हैं ये शशि थरूर। तो शशि थरूर जी को, ठीक है, 2009 से ये लगातार सांसद रहे हैं तिरुवनंतपुरम से और इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनके बारे में यही पूरा इंफॉर्मेशन देख लीजिए यहाँ पे। तो शशि थरूर जी की बात करें तो यहाँ पे पहले इस अवार्ड को लेकर के बात कर ले तो ये अवार्ड 1802 में शुरू किया गया था और बेहतरीन योगदान के लिए मिलिट्री ऑफिसर और आम नागरिकों को दिया जाता है। फ्रांस की सरकार के द्वारा, फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। और इससे पहले चूंकि भारत और फ्रांस के बहुत अच्छे रिलेशन रहे तो भारत में कई व्यक्तियों को फ्रांस के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया, जैसे ई श्रीधरन जिनको मेट्रो मैन के नाम से हम लोग जानते हैं। उनके अलावा यहाँ पे बात करें तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट SR राणा, उसके बाद शाहरुख खान को भी कंडक्टर, ठीक है, उसके बाद जुबीन मेहता पत्रकार, राजा मोहन, विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे नेक्स्ट, पहले ही दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके यहाँ पे है कि जुलाई 2022 में 11 और नए आर्द्र भूमि यानी कि with the addition of 11
with the addition of 11 more wetlands in July 2022, what is the total number of Ramsar sites in India? तो भारत में टोटल रामसर साइट्स कितने हो गए हैं जब जुलाई 2022 में और 11 को ऐड किया गया, तो टोटल बढ़ करके भारत में हो गए हैं रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में 75 यानी कि 75 रामसर साइट्स हो गए। रामसर साइट्स बेसिकली क्या है, तो आगे हम लोग इस पे भी बात करेंगे। एक मिनट। तो रामसर साइट्स भारत में क्या है उस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो टोटल अगर देखेंगे तो 75 रामसर साइट है। रामसर साइट है क्या देख लीजिए आप लोग। तो रामसर साइट बेसिकली आर्द्र भूमि होती है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पे साल में 8 से लेकर के, ठीक है, साल में 8 से लेकर के लगभग 10 महीने तक क्या रहता है, तो ये पानी जल क्षेत्र रहती है, पानी में डूबा हुआ क्षेत्र रहता है। और यहाँ के आसपास के एरिया जो होते हैं, ये जो आर्द्र भूमि क्षेत्र होती है, वो जो झील भी हो सकता है, दलदल का भी क्षेत्र हो सकता है। और ये दुनिया के ज्यादातर जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए प्रजनन के क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे ये बर्ड्स जो है वो यहाँ पे रहते हैं और उसके बाद जाकर के उनको यहाँ पे भोजन मिलता है, उनको आश्रय मिलता है। और इसीलिए बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बचाना जरूरी है। आर्द्र भूमि से क्वेश्चन भी आते हैं, 66 बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता होगा। तो बिहार में अगर देखें भारत में टोटल कितने हैं, तो भारत में इंडिया में टोटल जो है वो 75 रामसर साइट्स है। बिहार की बात करें तो बिहार में कितना है, तो बिहार में एक है, और एकमात्र बिहार में कौन सा है, तो बिहार में है कांवड़ झील। ये पूछा जा चुका है बीपीएससी में ऑलरेडी। और कांवड़ झील जो है ये भारत का कितना है, तो ये भारत का 39 यानी 39वां रामसर साइट है। अब रामसर साइट होता क्या है देख लीजिए। तो ऐसे आर्द्र भूमि को रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। और रामसर जो है वो ईरान में एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, जहां पे सबसे पहले इन आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था और उसी के नाम पे रामसर साइट्स डिक्लेयर किया जाता है। भारत भी 1982 में इसमें शामिल हो गया। फिलहाल जो और इन्फॉर्मेशन आपको जानना है तो और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। यहाँ पे टोटल अगर देखें तो इंडिया में 14 रामसर साइट है तमिलनाडु में, इसीलिए तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, वो तमिलनाडु में होंगे। और भारत का जो सबसे बड़ा रामसर साइट है वो है सुंदरबन का क्षेत्र, आपको पता है मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र है और ये भी दलदल वाला ही क्षेत्र है, आर्द्र भूमि है। तो सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। अब देख लीजिए जो 11 नए रामसर साइट है उससे मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। ये पूछ सकता है कि कितने शामिल किए गए, तो 11 शामिल होने के बाद टोटल 75 हो गए हैं भारत में। और यहाँ पे एक दो चीजें और आप लोग को जानना है कि रामसर साइट होता क्या है। तो रामसर साइट्स आर वेटलैंड्स दैट हैव बीन designated as sites of international importance under the रामसर कन्वेंशन। अब रामसर कन्वेंशन है क्या आपको जानना है। तो रामसर कन्वेंशन के तहत इसको क्या किया जाता है, तो इसको नामित किया जाता है। और रामसर कन्वेंशन है क्या, तो रामसर कन्वेंशन ईरान के रामसर में जो शहर है वहां पे हस्ताक्षर किए गए थे 1971 में, 1971 में आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए, उस पे विचार के लिए, उसके संरक्षण के संबंध में विचार करने के लिए 1971 में यहाँ पे एक सम्मेलन बुलाया गया था। और उसमें जो हस्ताक्षर किए गए उसी के तहत आगे किसी भी देश के आर्द्र भूमि को संरक्षण के लिए जो देश इसमें मेंबर कंट्री शामिल होते हैं वो डिक्लेयर करता है। और उससे रामसर कन्वेंशन के तहत क्या होता है, तो उसे गाइडलाइन या उसे और भी बहुत सारी सहायता जो होती है वो उसको मिल जाती है, जिससे वहां के आर्द्र भूमि को, वहां के जीव जंतुओं को वो संरक्षित कर पाते हैं। भारत की बात करें तो भारत 1 फरवरी 1982 को भारत ने भी इस पे हस्ताक्षर कर दिए थे। इस तरह से भारत भी रामसर कन्वेंशन में शामिल हो गया, इसीलिए भारत के आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स के रूप में डिक्लेयर किया जा सकता है। तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए सभी लोग। और जो लेक्चर देख रहे हैं ऐसे जो नन सब्सक्राइबर है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर ले। और 68th बीपीएससी को फिलहाल हम लोग ध्यान में रख करके ये लेक्चर्स कर रहे हैं, 2022 के करंट अफेयर सीरीज कर रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों का यूपी पीसीएस को ध्यान में रख करके यूपी ओरिएंटेड जो करंट अफेयर्स जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और यूपी के क्वेश्चन शामिल होंगे, उसकी भी सीरीज आप लोग के लिए शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे ये 12 अंक खत्म होगी
तो 68 बीपीएससी से पहले आप लोगों के बिहार करंट अफेयर्स की भी एक सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें 2 लेक्चर में पूरे 1 साल के बिहार करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। वो इसी 1 सप्ताह के ही अंदर वो सारे के सारे लेक्चर्स होंगे, अगले 1 सप्ताह के ही अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहां पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि मिखाइल गोर्बाचेव का 30 अगस्त 2022 को निधन हो गया, वो किस देश से थे। ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचेव पास्ड अवे ऑन 30 अगस्त 2022, व्हिच कंट्री वाज ही फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम, तो बात करें तो आप लोग को पता होगा कि पूर्व सोवियत संघ जो आज का रूस है, उस रूस की बात करें तो ये रूस बहुत एक बड़ा सा क्षेत्र हुआ करता था, जिसको सोवियत संघ या सोवियत यूनियन कहा जाता था। ये सोवियत यूनियन जो है वो 1991 में टोटल 18 भागों में बट गया था। 15 देश निकले थे, एक पार्ट बना था जिसको CIS कहते हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। और उसके बाद जाकर के 3 देशों ने मिलकर के क्या बनाया था, तो 3 देश जो थे जिनको बाल्टिक रिपब्लिक कहा जाता है, बाल्टिक रिपब्लिक कहा जाता है। तो बाल्टिक रिपब्लिक में 3 देश शामिल है और 15 देश जो है वो CIS, टोटल 18 देश इससे अलग हो गए थे सोवियत संघ से। और सोवियत संघ का जो बाकी पार्ट बच गया था, उसी से आपको पता होगा कि कौन बने थे, तो रशिया नाम का देश बना था। तो 1991 में यह विभाजन हुआ था और इस तरह से सोवियत संघ विभाजित होकर के 18 नए देश बने थे। ये इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा विभाजन है। और उस समय सोवियत संघ के प्रधान राष्ट्रपति हुआ करते थे मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका 30 अगस्त 2022 को निधन हो गया था। ठीक है, 1990 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके तहत इस सोवियत संघ को, और एक बहुत बड़ा विवाद उसके बाद खत्म हो गया था। आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद थर्ड वर्ल्ड वार की एक बैकग्राउंड बन गई थी, और उसमें क्या था कि वो था USA वर्सेस सोवियत यूनियन, यानी सोवियत संघ और USA के बीच में एक शीत युद्ध चला था। एक लंबे समय तक रोज स्थिति यही रहती थी कि कभी भी दोनों के बीच लड़ाई हो सकती है। इसको शीत युद्ध यानी कोल्ड वार कहा जाता है। और इस कोल्ड वार का फाइनली द एंड तब हो गया जब 1991 में सोवियत संघ विभाजित हो गया और रूस एक अलग देश बन गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक लंबे समय के लिए दोनों के बीच जो शीत युद्ध चल रही थी लंबे समय से, फाइनली कुछ समय के लिए वो रुक गया। ठीक है, हालांकि फिर से अब विवाद शुरू हो गया, आप लोग को पता होगा। और इसी समय जो सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका 2022 में जाकर के फाइनली निधन हो गया। ठीक है, तो पूर्व सोवियत संघ के ये क्या थे, प्रेसिडेंट थे, और मॉस्को में इनका अगस्त 2022 में निधन हो गया। 1991 में सोवियत के संघ के विघटन के समय ये वहां के राष्ट्रपति थे, और इस प्रक्रिया को 88-87 से ही पहले से ही शुरू हो गई थी। इसीलिए 90 में इनके इस प्रयास के लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं आप लोग को मैप भी दिखा देता हूं, अगर यहाँ पे विजिबल होगा तो इस मैप को भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, जिसमें ये देखिए सोवियत यूनियन का आप अगर मैप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। वर्ल्ड मैप में पहले इस तरह का हुआ करता था ये। ठीक है, ये देख लीजिए। इसी सोवियत यूनियन से, इसी सोवियत संघ से अलग होकर के कई सारे देश बने, टोटल 18 देश बना। ये इतिहास का सबसे बड़ा विभाजन है, ये देख लीजिए, इतिहास का सबसे बड़ा विभाजन है। और आज अगर आप देखेंगे तो कई सारे देश इससे जैसे निकल करके अलग अलग देश बने थे।
ठीक है, जिसमें आपको पता होगा यूक्रेन भी शामिल है, जिसमें मोल्डोवा भी शामिल है, इसमें कई सारे देश थे, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सबके सब जो देश है, अजरबैजान, अर्मीनिया, ये सबके सब देश जो है वो इसी से अलग होकर के बने थे। टोटल 18 देश बने थे। ये इतिहास का सबसे बड़ा विभाजन माना जाता है। आइए हम लोग आते हैं मेन अपने इस पे, चलिए। तो यहाँ पे तो 1990 में इनको तो मिखाइल गोर्बाचेव आपसे पूछा जा सकता है, तो मिखाइल गोर्बाचेव कहाँ के, तो मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के राष्ट्रपति रहे थे, जिनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो भारत का प्रथम स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाला जो भारत का पहला बस है, जो कि स्वदेशी बस है, भारत में बनाई गई है, इंडिजिनस है पूरी तरह से, ये कहां पे मैन्युफैक्चर की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अगर बात करें तो ये पुणे में, ठीक है, पुणे में जितेंद्र सिंह जो कि भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है, वहां उनके द्वारा इस का शुभारंभ किया गया, इसका उद्घाटन किया गया, और ये बस जो है ये पुणे में बनाई गई है केपीआईटी और सीएसआईआर के द्वारा, ठीक है, केपीआईटी और सीएसआईआर इन दोनों के द्वारा। केपीआईटी आप लोगों को पता होगा कि पुणे बेस्ड एक कंपनी है, और उसके बाद जाकर के सीएसआईआर भारत सरकार की एक साइंटिफिक रिसर्च करने एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वाली एक संगठन है। इन दोनों ने मिल करके बनाया है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, जो कि हाइड्रोजन के फ्यूल से चलेगी, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बस होगी। और इसमें ऐसे बसों की बात करें तो ये 0% पॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें इमिशन के रूप में क्या होता है, तो वाटर वेपर यानी जल वाष्प का इमिशन होता है। और जल वाष्प जो है वो आपको पता होगा कि प्रदूषण नहीं होता है, बल्कि वो बेसिकली क्या होता है, H2O होती है। तो हाइड्रोजन अगर इसमें ईंधन के रूप में कार्य करेगी तो स्वाभाविक रूप से ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करेगी, और ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्शन करती है तो H2O यानी जल बनता है। तो इस गाड़ी के पीछे से जो धुआं निकलेगी वो धुआं नहीं होगी, बल्कि वाटर वेपर यानी जल वाष्प होगी। तो ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा, और इसे बनाया है किसने, तो केपीआईटी पुणे, और उसके बाद जाकर के सीएसआईआर जो दिल्ली है, भारत सरकार की संस्था है, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन की गई है, तैयार की गई है, और इसका उद्घाटन जो है वो किया था केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 22 अगस्त 2022 को पुणे में इसका उद्घाटन किया। और ये पूरी तरह से स्वदेशी इंडिजिनस बस है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगी, ठीक है। बाकी इनके बारे में ये सारी डिटेल आप लोग देख लीजिए। पुणे के केपीआईटी और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी सीएसआईआर के साइंटिस्टों ने बनाया है, और इसमें हाइड्रोजन का और वायु का इस्तेमाल होगा, जिससे बिजली उत्पन्न होगी। और अवशेष के रूप में अगर बात करें तो इससे वेस्टेज के रूप में क्या निकलेगी, तो इस बस से पानी निकलेगा, जो कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए के प्रयासों के लिए किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हु हैज बीन अवार्डेड द यूनेस्को पीस प्राइज। ये आपको बता दूं नोबेल पीस प्राइज से अलग होगा, थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा अवेयर रहना है। एग्जाम में अगर पूछता है तो एकदम से आंख मूंद करके नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। नोबेल पीस प्राइज अलग होता है और यूनेस्को पीस प्राइज अलग होता है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूनेस्को पीस प्राइज फॉर द ईयर 2022 फॉर हिज एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजीज। तो आपको बता दूं कि एंजेला मार्केल जो कि जर्मनी की प्रधानमंत्री या फिर चांसलर थी, ठीक है, जर्मनी में प्रधानमंत्री के जो समकक्ष पद होते हैं उसको चांसलर कहा जाता है। तो जर्मनी की जब ये चांसलर रही थी तो उस दौरान आपको पता होगा कि आईएसआईएस का वहां पे कुर्दिश लोग और बहुत सारे लोग जो वहां पे थे, अन्य जो यजीदी वगैरह सब थे, उनके साथ एक विवाद चल रहा था। और आपको पता हो कि आईएसआईएस को लेकर के आईएसआईएस का जो वहां पे वो चल रहा था, एक तरह से विवाद चल रहा था, और पूरा जो डिस्टर्बेंस था मिडिल एशिया वाला, सेंट्रल एशिया का क्षेत्र जिसमें इराक, सीरिया बेसिकली आईएसआईएस के प्रभाव में आ गया था। उस समय हजारों शरणार्थी जो है वो लाखों शरणार्थी छोड़ करके अपने देश को जान बचाने के लिए, जो आईएसआईएस से इत्तेफाक नहीं रखने वाले जो लोग थे, जिनकी
जिनकी वो हत्या कर रहे थे, वो लोग जान बचाते हुए शरणार्थी विश्व के अलग अलग देशों में पहुंचे थे ताकि किसी तरह जिंदा रह सके। तो वैसे में शरणार्थियों को वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए लाखों शरणार्थियों को जर्मनी में जगह दी थी एंजेला मार्केल, जो उस समय जर्मनी की प्रधानमंत्री यानी जर्मनी की चांसलर हुआ करती थी। और इसी के उपलक्ष्य में उनको यूनेस्को पीस प्राइज दिया गया है। ये देख लीजिए, जर्मनी की पूर्व चांसलर रही है एंजेला मार्केल, उस समय वो जर्मनी की चांसलर थी और शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए जो उनका प्रयास था, यानी कि इन्होंने एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजीज, और इसके लिए इनको दिया गया था। आपको पता होगा कि 2015 में ये विवाद चला था। 2015 का समय याद होगा जब ISIS बहुत ज्यादा चर्चा में था, ठीक है। तो उस समय सीरिया में, उसके बाद जाकर के इराक में, हालांकि अफगानिस्तान में उतना ज्यादा नहीं था, अफगानिस्तान में तालिबानियों का बहुत सारा वो था, और इरिट्रिया वगैरह सब देशों में से लगभग 12 लाख शरणार्थी पहुंचे थे जर्मनी में, जिसको जर्मनी में एंजेला मार्केल ने क्या किया था, बसने का या उनकी सहायता की थी उन्होंने, और उन रिफ्यूजियों को उन्होंने वहां पे स्थान दिया था, और जिसके वजह से इनको क्या मिला है, तो यूनेस्को पीस प्राइज यानी यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022। अब देखिए यूनेस्को पीस प्राइज होता क्या है, तो ये 1989 में इसको स्थापित किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, और ये पुरस्कार जो होता है इसको कहा जाता है फेलिक्स होफोएट बोगेन शांति पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। यूनेस्को पीस प्राइज नाम से ज्यादा पॉपुलर है। 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी, और ये जो है वो अफ्रीकी देश है कोट डी आइवर, जिसको पहले आइवरी कहा जाता था, और वहां के पूर्व राष्ट्रपति फेलिक्स होफोएट बोगेन के नाम पे दिया जाता है। आप लोग को पता होगा कि एक अफ्रीकी देश यहाँ पे है जिसको आइवरी कोस्ट या कोट डी आइवरी कहा जाता है। गिनी कोस्ट के पास यहाँ पे ये देश है आइवरी कोस्ट, और वो फेमस है बेसिकली, आपको पता होगा चॉकलेट के प्रोडक्शन के लिए। उसी आइवरी कोस्ट में कोको के लिए फेमस है, जिससे चॉकलेट बनाई जाती है, और उसी आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा एंजेला मार्केल, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर रही है। इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। आगे नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं हम लोग यूनेस्को के बारे में जान लीजिए। तो यूनेस्को का आप लोग को पूरी डिटेल पता ही है, बाकी चीजें पता ही है। यूनेस्को का गठन जो हुआ था वो 16 नवंबर 1945 को लंदन में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है कहाँ पे, ये है फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन यूनेस्को को लेकर के आप लोग के लिए काफी हो जाएगी। आगे नेक्स्ट, ये न्यूज को थोड़ा स्किप कर देते हैं क्योंकि गौतम अडानी जी की रैंक बार बार ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों के एग्जाम से पहले, क्योंकि बार बार क्या होता है कि अमीर जो व्यक्ति है उसमें जो टॉप 2-3 वाले हैं वो बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे ITD इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो यहाँ पे बताना है कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो आपको बता दूं कि जुलाई में 29 जुलाई को, चूंकि जुलाई महीने का हम लोग अभी अगस्त महीने का न्यूज कर रहे हैं, लेकिन जुलाई के कुछ न्यूज छूट गए थे और इसीलिए इसको यहाँ पे मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो प्रत्येक साल जो है वो 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जुलाई के कुछ न्यूज छूट गए थे इसीलिए मैंने जुलाई यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष बाघ दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं, मेन तो इसका बाघों को संरक्षण प्रदान करना है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में, जब बाघों का के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था। कहाँ पे, तो सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पे है, तो सेंट पीटर्सबर्ग आप लोगों को पता होगा कि रशिया यानी रूस में है, और यहाँ पे बुलाया गया था, एक सम्मेलन बुलाया गया था, और उसी दौरान 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का फैसला किया गया था। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इस बैठक में अगर बात करें तो टोटल टाइगर रेंज वाले 13 देश शामिल हुए थे। टाइगर रेंज का मतलब वो सारे देश जिन देश में टाइगर
पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि दुनिया में 4000 के आसपास बाघ है और उन 4000 बाघों में से 13 देश देख लीजिए में ही बाघ है। अगर देखें प्राकृतिक रूप से तो उनमें से दुनिया में 4000 बाघ है और उन 4000 बाघों में से लगभग 2900 प्लस बाघ, 2900 से अधिक बाघ जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। और भारत में इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था उसके बाद भारत में बाघों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है, बहुत तेजी से बढ़ी है और आज भारत में बाघ सुरक्षित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे मैंने इसलिए जुलाई, चूंकि अगस्त का न्यूज कर रहे हैं, जुलाई मैंने इसलिए ले लिया था क्योंकि ये न्यूज छूट गया था और जो न्यूज अगर किसी मंथ में किसी लेक्चर में छूट जाता है तो उसको नेक्स्ट मंथ में हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं कहां पे, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब देख लीजिए, तो टीआरसी में जो टाइगर रेंज वाले जो कंट्रीज है उसमें देख लीजिए कौन कौन से देश है जहां पे प्राकृतिक रूप से बाघ पाए जाते हैं। तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, रूस, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब वो देश है जहां पे प्राकृतिक रूप से बाघ पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है, प्रश्न संख्या 11 क्या है कि भारत ने अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्य के अंतर्गत किस वर्ष तक स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का कम से कम 50% गैर जीवाश्म का मतलब होता है कि अभी तक जो हम लोग को जो एनर्जी यूज कर रहे हैं वो जीवाश्म ऊर्जा ज्यादा है। जीवाश्म मतलब कि या तो वो पेड़ पौधों का जीवाश्म है या जीव जंतुओं का। जैसे पेट्रोलियम की बात करें या नेचुरल गैस की बात करें तो वो किसका फॉसिल्स है, तो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स है जो गैस हजारों साल से जमीन के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से या तो पेट्रोलियम या गैस में कन्वर्ट हो गए हैं। उसके बाद कोल या कोयला की बात करें तो आपको पता होगा कि ये कार्बोनिफेरस काल में जो पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए थे उनका ही अवशेष है, तो ये भी एक तरह से फॉसिल्स है। और हम लोग अभी तक ज्यादातर जो एनर्जी है वो या तो कोल से या पेट्रोलियम से या नेचुरल गैस से प्राप्त करते हैं। तो भारत क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, पूरी दुनिया बढ़ रही है और हम लोग अब क्या कर रहे हैं, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में भारत ने पहले 2030 तक भारत ने क्या किया था, तो पहले भारत ने टारगेट बनाया था कि हम 2030 तक 40% के जो है वो ऊर्जा 2030 तक किससे यूज करने लगेंगे, गैर जीवाश्म ऊर्जा से प्राप्त करने लगेंगे अपने देश में। लेकिन उस लक्ष्य को भारत ने फिर से मॉडिफाई किया और भारत ने इसको बढ़ा के 50% कर दिया। यानी भारत 2030 तक अब क्या है, तो भारत 2030 तक 50% जो अपने ऊर्जा उपयोग है वो किससे प्राप्त करेगा, तो वो प्राप्त करेगा नॉन फॉसिल्स एनर्जी सोर्स से, यानी गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत से, यानी ऐसे ऊर्जा स्रोत से जिसमें प्रदूषण ना हो। वो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को छोड़ करके जो अन्य सोर्स है, तो बेसिकली अदर सोर्सेस क्या होंगे आप लोगों को पता है, तो वो होंगे या तो विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी या फिर वो हो सकता है हाइड्रोजन फ्यूल या अन्य सोर्सेस होंगे, लेकिन वो पेट्रोलियम, कोयला या नेचुरल गैस नहीं होंगे। इस तरह से ये मेन बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, पर्यावरण जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, उसको ध्यान में रखकर भारत 2030 तक अपना 50% जो ऊर्जा के स्रोत है उसमें बड़े बदलाव करने जा रही है। पहले 40% था, इसको फिर से बढ़ा करके अगस्त 2022 में 50% का लक्ष्य कर दिया गया। तो 2030 तक जो जलवायु परिवर्तन का जो भारत का लक्ष्य है उसके तहत भारत अपना 50% जो ऊर्जा है वो गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करेगा। और 2021 में अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो 2021 में ग्लासगो में हुई थी, ये एक बैठक हुई थी किसकी, तो ग्लासगो में एक बैठक हुई थी UNFCCC की और वो हुई थी COP26। और उस दौरान भारत ने ये वादे किए थे, ये जो प्रॉमिस है इंडिया का ये हुआ था 2021 में ग्लासगो में। आगे ठीक है, तो 2030 तक भारत अपनी जो विद्युत क्षमता है वो क्या करेगा, तो 50% गैर जीवाश्म से प्राप्त करेगा। आगे और अगर बात करें तो गैस ऊर्जा, ये गैर जीवाश्म ऊर्जा की जो क्षमता भारत की होगी वो 500 गीगावाट की होने जा रही है 2030 तक। तो ये था आपका। आगे देख लीजिए बाकी चीजें और बाकी अपना कार्बन उत्सर्जन, कार्बन इमिशन का भी भारत ने अपना टारगेट बनाया हुआ है। और इसी क्रम में आपको पता होगा कि भारत 2070 तक 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का इंडिया ने टारगेट बनाया हुआ। नेट जीरो कार्बन इमिशन का मतलब होगा कि भारत के द्वारा
जीरो कार्बन, यानी भारत में जितनी वन है या बाकी चीजें हैं उससे उतना ही भारत में, और जितने उद्योग या परिवहन है उससे उतना ही कार्बन का भारत उत्सर्जन करेगा जितना कि भारत ही अवशोषित कर लेगा। भारत के पेड़ पौधे, कहने का मतलब है कि भारत नेट जीरो का मतलब जीरो कार्बन एमिशन नहीं होता है, क्योंकि पर्यावरण में या वातावरण में जीव जंतु से लेकर के बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो जीरो कार्बन एमिशन का मतलब ये नहीं है कि कार्बन का एमिशन जीरो होगा। जीरो कार्बन एमिशन का मतलब होगा कि हमारी जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, हमारी जो वन वगैरह सब है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, अपने विकास के लिए, तो उतना ही हम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे जितना कि अवशोषण हो जाएगा भारतीय जंगलों के द्वारा। जिससे क्या होगा, तो हमारे पृथ्वी पे, हमारे वायुमंडल में जब भी जो अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन नहीं होगा, जिसकी वजह से विश्व में जो तेजी से बढ़ रही जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापन है, उसको नियंत्रित करने में सफल हो पाएंगे। तो फिलहाल तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है हमारे वायुमंडल में, जिसकी वजह से पृथ्वी का औसत तापमान या मीन टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर ये बढ़कर के 0.5 हो गया तो आप सोच सकते हैं कि मीन टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो सकती है, और जिससे आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। बर्फ तेजी से पिघलेंगे, शुरू में नदियों में खूब पानी होगा, बाद में पानी सूखने लग जाएंगे, उसके बाद अंटार्कटिका के बर्फ पिघलेंगे, उससे क्या होगा, तो कोस्टल एरिया पानी में डूब जाएंगे, छोटे छोटे आइलैंड्स डूब जाएंगे। तो 2070 तक भारत ने नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट बनाया हुआ है, यानी हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज में कोई अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा भारत, यानी जितना उत्सर्जन होगा उसका अवशोषण भारत में ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत ने किस वर्ष तक देश को पूरी तरह से टीबी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ मेकिंग द कंट्री कंप्लीटली फ्री ऑफ टीबी डिजीज, यानी ट्यूबरक्लोसिस डिजीज, बाय व्हिच ईयर। तो भारत, आपको बता दूं कि भारत 2025 तक पूरी तरह से टीबी मुक्त होने का भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है कि टीबी रोग को 2025 तक भारत से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है। तो राष्ट्रपति ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है, और इसका जो बेसिकली जो ये इसलिए है, तो ये बेसिकली हमारा जो लक्ष्य है 2025 तक टीबी रोग मुक्त करने का भारत का, और उसके लक्ष्य की प्राप्ति में ये सहयोग करेगा। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बाकी आप लोग जनरल साइंस में बाकी उसके बारे में पूरी तरह से पढ़ते ही हैं कि कैसे जीवाणु से इसकी वो होती है और कैसे ये फैलता है। ये सारी चीजें आप लोग बायोलॉजी में या जनरल साइंस में आप लोग उन्हें डिटेल में पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर आप लोगों ने देखे, इसका आंसर है 2025 तक भारत टीबी मुक्त होने का भारत ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, और ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है सब्सक्राइब करके इसका लाभ उठा सके, और एग्जाम में जाने से पहले इस 12 अंक के जो करंट अफेयर्स है उसको आप मल्टी टाइम अगर सुनेंगे तो ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम में काम आएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आगे आप लोगों के जो 68th बीपीएससी स्टूडेंट्स देने जा रहे हैं, या वैसे स्टूडेंट जो यूपी पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं, या वैसे स्टूडेंट जो आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी कंटेंट लाए जाएंगे अगले कुछ ही दिनों में। और जब आप लोग बीपीएससी के प्रीलिम्स देकर के आएंगे तो जो मेंस का करंट अफेयर्स वाला सेक्शन होता है, जिसमें बहुत बड़ी समस्या होती है कि कंटेंट कैसे बनाएं, आंसर कैसे लिखें, और मेंस के आंसर को कैसे, करंट अफेयर्स के आंसर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, कैसे उसका प्रेजेंटेशन होगा, आंसर राइटिंग कैसी होगी, इन सभी चीजों की चर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसी चैनल पे होगी। तो जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स दे करके आएंगे तो जो मेंस के करंट अफेयर्स का जो मुद्दा है उस पे भी मैं लेक्चर लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए इसी चैनल पे, और वो भी आप लोगों के लिए पूरी तरह से यूट्यूब पे होगी, फ्री होगी। तो आप लोग जरूर चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत में स्माइल 75 पूछा गया है पहल। स्माइल 75 जो इनिशिएटिव इंडिया में शुरू किया गया, तो किस उद्देश्य से शुरू किया गया? फॉर व्हाट पर्पस द स्माइल 75 इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड इन इंडिया। तो आपको यहाँ पे बता दूं कि इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, भिक्षुकों का पुनर्वास यानी रिहेबिटेशन ऑफ
ठीक है, मेंडिकेंट्स। तो मेंडिकेंट्स यानी जो भिक्षुक वगैरह सब होते हैं, उनको जो स्ट्रीट पे या सड़कों पे या फिर अलग अलग जगहों पे जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं, उनको पुनर्वास करना, एनजीओज की सहायता से, लोगों की अन्य संस्थानों की सहायता से उनका पुनर्वास करना, उन्हें उनको ट्रेन करना, उनको एजुकेट करना और उनको अलग अलग मुख्य धाराओं से जोड़ने के लिए बेसिकली ये शुरू किया गया है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्माइल 75 इनिशिएटिव। तो स्माइल 75 इनिशिएटिव आप लोगों को याद रहना चाहिए। 75 कहने का मतलब है कि भारत अपनी आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो अब से लेकर के अब तक अगर बात करें तो पिछले 75 साल में जो रहा हो, जैसा रहा हो, तो 75 साल में हम लोगों ने अपना शासन खुद किया। हम लोगों ने स्वतंत्रता के बाद एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की, और ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब हम लोग अब 75 साल प्लस पूरे कर चुके हैं आजादी के, तो भारत में ये भिक्षाटन या भिक्षा मांगने की जो परंपरा है वो खत्म हो जाना चाहिए। भीख मांगने की, कोई व्यक्ति इतना लाचार ना हो कि उसे मांगना पड़े, बल्कि उसे सक्षम बनाए जाने की जरूरत है। तो स्माइल 75 जो है वो भारत में भिक्षुकों के पुनर्वास से संबंधित है, उनके रिहेबिटेशन से संबंधित है। तो ये क्या है देख लीजिए, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टिट्यूशन एंड बेगरी, ए कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम नेम्ड स्माइल सपोर्ट फॉर marginalized person for livelihood and enterprise has been practiced by the government of India। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। निराश्रयता यानी ऐसे लोग जिनको आश्रय नहीं है, इसीलिए भी कई बार बुजुर्ग लोग जिनको बच्चे घर से निकाल देते हैं, या ऐसे विकलांग बच्चे, या फिर ऐसे बच्चे जो खो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, तो इनके जो निराश्रय लोग होते हैं या उनको कोई आश्रय देने वाला नहीं होता, वो भिक्षाटन करने लगते हैं। तो इनके लिए आजीविका और उद्यम, यानी कि इनको वहां से ये रेस्क्यू किया जाएगा, इनको ट्रेंड किया जाएगा, इनको एजुकेट किया जाएगा ताकि ये अपने पैर पे खड़े हो सके। तो स्माइल 75 जो है वो भिक्षुकों के पुनर्वास से संबंधित है। और इसमें अगर बात करेंगे तो पुनर्वास को लागू करने के लिए देश के 75 नगर निगमों की पहचान की गई है। यानी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, जहां जिनके पास डाटा होता है और उसके आसपास जो उनके स्ट्रीट होते हैं जहां पे ये लोग भीख मांगते हैं, तो ऐसे 75 नगर निगम की पहचान की गई है जहां से इनको का पुनर्वास किया जाएगा। ठीक है, इसमें एनजीओस की भी भूमिका होगी, नगर निगम की भी भूमिका होगी, और बाकी लोगों की भी भूमिका होगी, जिनसे इनको ट्रेंड किया जाएगा, इनको डेवलप किया जाएगा और इनको सशक्त बनाया जाएगा। तो स्माइल 75 भारत में भिक्षुकों को सशक्त बनाने, उनका ठीक है रिहेबिटेशन से संबंधित, पुनर्वास से संबंधित एक कार्यक्रम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे यह है कि भारत का प्रथम हर घर जल प्रमाणित राज्य है। इंडियाज फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इज। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं तो भारत में आपको पता है कि गोवा ने 100% अपने जो गांव है 100% गांवों में, ठीक है, हर घर नल, आपको पता होगा कि हर घर जो जल है वो हर घर नल जल भी कहा जाता है इसको। ये भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत पाइप टू वाटर, यानी नल का जो पानी होता है पाइप टू वाटर, चूंकि हर जगह में जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्वालिटी वाली नहीं होती है, कई जगह पे उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होने की वजह से लोग बीमार पड़ते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और बाद में बहुत ज्यादा एक्सपेंस होता है हेल्थ में। और ये देश के लिए भी, चूंकि हम लोग 75 साल पूरे कर चुके हैं अभी तक, तो कम से कम जो बेसिक जरूरत है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, ये गांव के हर लोगों को मिलना चाहिए। तो इसी के तहत भारत में हर गांव के हर घर तक नल का पानी यानी पाइप या साफ पानी पहुंचाने की जो योजना है भारत सरकार की, उसमें गोवा ने 100% अपने टारगेट को अचीव कर लिया। चूंकि गोवा में ज्यादातर गांव नहीं है बल्कि ज्यादातर शहर है, तो गांवों की संख्या कम होने की वजह से गोवा ने बहुत जल्दी, और चूंकि वहां पे छोटा राज्य है गोवा ने, और एफर्ट भी लगाया, ऐसा नहीं कि एफर्ट नहीं लगाया, स्टेट गवर्नमेंट ने एफर्ट भी लगाया, तो गोवा ने 100% जो है वो हर घर नल जल योजना के तहत जो है उसने अचीव कर लिया टारगेट को। इसी तरह गोवा के अलावा यूनियन टेरिटोरीज की बात करें, यूटीज की बात करें, तो उसमें दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की बात करें तो इसने भी पूरा कर लिया। पुदुचेरी ने भी पूरा कर लिया। लेकिन सर्टिफाइड की बात करें, जहां पे सर्टिफाइड की बात करें तो सर्टिफाइड वालों में 2 को सर्टिफाइड किया गया है। एक स्टेट के रूप में गोवा को सर्टिफाइड किया गया, दूसरा यूनियन टेरिटोरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एंड दीव जो उसी में मर्ज किया गया, इसको सर्टिफाइड किया गया। तो भारत का पहला जो है वो हर घर जल प्रमाणित जो राज्य होगा, सर्टिफाइड स्टेट जो होगा वो होगा गोवा, और सर्टिफाइड यूनियन टेरिटोरी जो होगा वो होगा कौन सा, तो होगा पुदुचेरी यानी पौंडीचेरी, जिसको
जिसको दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव कहा जाता है, इसने ये सर्टिफाइड है। क्यों सर्टिफाइड है देख लीजिए, तो द पीपल ऑफ all the village have certified through a resolution passed by the Gram Sabha that all the household in the villages have access to safe drinking water through taps। ठीक है, तो पाइप के द्वारा 100% जो है सभी घरों में पानी पहुंचा दिया गया है, और ये रिजोल्यूशन या ये प्रस्ताव उस सभी गांवों के ग्राम सभा के द्वारा जब ये पास कर दिया जाता है तब उसको सर्टिफाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो भारत का पहला जो है वो सर्टिफाइड स्टेट होगा हर घर जल के तहत, वो होगा गोवा, और पहला यूनियन टेरिटोरी जो होगा वो होगा दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहां पे देख लीजिए गोवा। तो गोवा चूंकि आपको पता है कि पूरी तरह से शहरी राज्य है, 60% से ज्यादा लोग शहर में रहते हैं, तो गोवा में गांवों की संख्या है 378, और इन 378 गांवों में 100 गांवों के जो ग्राम सभा है उसने ये बात रिजोल्यूशन को पास कर दिया कि हमारे गांव में सभी घरों में 100% जो है वो पाइप टू वाटर पहुंचती है। इसी तरह से दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव में मिलाकर के 96 गांव है, और इन गांव भी ग्राम सभाओं ने, ठीक है, जल समिति का गठन किया जा चुका है, और यहां पे ये रिजोल्यूशन पास किया जा चुका है। ठीक है, आगे अब बात करें तो ये जल जीवन मिशन का पार्ट है, और जल जीवन जो मिशन है वो केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसके तहत क्या है कि मिशन है जिसके तहत भारत के प्रत्येक गांव में के प्रत्येक घर में नल कहने का मतलब है पाइप वाला पानी पहुंचाना लक्ष्य है। चलिए ठीक है, बिहार ने भी पिछले दिनों काफी प्रगति की है, इसमें आप लोगों को पता होगा। आगे 2024 तक इसका लक्ष्य है। तो एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि हर घर नल योजना जो है उसके तहत भारत के प्रत्येक गांव के प्रत्येक घरों तक कब तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है पाइप टू वाटर, तो 2024, और ये आप लोगों को याद रहना चाहिए 2024 का टारगेट है। गोवा ने बहुत पहले पूरा कर लिया, 2020 में ही इसकी घोषणा हो चुकी थी। 2020 में पुदुचेरी ने भी घोषणा कर दी, हालांकि सर्टिफाइड अभी नहीं है, तो जैसे सर्टिफाइड होगा तो आगे पुदुचेरी के भी न्यूज आ जाएगी। तो 2024 तक हम लोग पूरे भारत में सभी गांवों में पाइप टू वाटर पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे ये है कि 2022 में रिकॉर्ड गर्मी के बाद कौन से महादेश में पिछले 500 साल का सबसे भयंकर सूखा पड़ा। तो आप लोगों को पता है कि राइन रिवर, डेन्यूब रिवर और बहुत सारी नदियां, छोटी छोटी नदियां हैं, चाहे वो पो नदी हो, चाहे और भी बहुत सारी है, नीपर नदी है, निस्टर नदी है, यूरोप की कई सारी नदियां इतनी ज्यादा बदतर स्थिति में थी कि नदियों में पानी सूख गया और स्टीमर वगैरह सब भी चलना मुश्किल हो गया, जबकि यूरोप में बहुत सारे स्टीमर्स वगैरह सब जो होते हैं, जहाज होते हैं, वो नदियों में चलते हैं। तो 500 साल से पिछले 500 साल में सबसे भयंकर सूखा में से एक माना गया है, और ये यूरोप में आई थी। और आपको पता है कि वर्ल्ड जो अभी फूड क्राइसिस झेल रहा है, खाद्य संकट जो पूरी दुनिया में है, उस खाद्य संकट के पीछे 2 कारणों को जिम्मेदार माना जा रहा है। और एक कारण जो है वो है रसिया यूक्रेन वॉर, यानी रूस यूक्रेन युद्ध को, जिसकी वजह से यूक्रेन और रूस में भी खेती की दिक्कत हो रही है, उन क्षेत्रों में खेती नहीं हो पा रही है। और दूसरा जो है वो यूरोप में जो सूखा पड़ा हुआ है। तो यूरोप में सूखा की वजह से और रूस यूक्रेन की युद्ध की वजह से दुनिया में गेहूं की सप्लाई पे प्रभाव पड़ा है, व्हीट की सप्लाई पे प्रभाव पड़ा है, और इसीलिए वर्ल्ड क्या है, तो वर्ल्ड जो है वो फूड क्राइसिस झेल रहा है। पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस है, और फूड ग्रेन के दाम आप लोगों को पता है कि कितना ज्यादा बढ़ चुका है। ये सब के सब गेहूं निर्यातक देश हुआ करते थे। तो यूरोप में पड़ा है भयंकर वाला सूखा, और इस भयंकर सूखा का प्रभाव आपको पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। और ऐसे कंट्री जो इंपोर्टर हुआ करते थे फूड ग्रेन का, बेसिकली व्हीट यानी गेहूं का, उन देशों पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आपको पता ही होगा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है उसमें आटे को लेकर के कितना ज्यादा संकट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यूरोप में। यूरोप में भयंकर सूखा 2022 में पड़ा है। पहले तो बहुत रिकॉर्ड गर्मी पड़ी और उसके बाद जाकर के ये सूखा पड़ी, और विशेषज्ञ के अनुसार ये 500 साल का सबसे बड़ा सूखा है। इससे पहले 1540 ईस्वी में यूरोप में इसी तरह का सूखा इतिहास में मिलता है, चर्चा मिलता है। अगर आप देखेंगे तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की बात करें तो 90% एरिया इसका प्रभाव पड़ा। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के 90% एरिया पे इस सूखा का प्रभाव पड़ा। जर्मनी के 83% एरिया पे इसका, और इटली के 75% एरिया जो है वो इस सूखे की चपेट में आ गया था। भयंकर सूखा की वजह से इसका प्रभाव वहां के एग्रीकल्चर पर पड़ा, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होने की वजह से वहां पे आप देखेंगे, आपको पता होगा कि यूरोप की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई। न सिर्फ यूरोप की, बल्कि ऐसे कंट्री जो इन देशों से
खाद्यान्नों का या अनाजों का आयात करते थे उन पे भी इसका प्रभाव पड़ा है, खास करके गरीब देश जिनके पास महंगे आयात के लिए पैसे नहीं है या डॉलर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसको ओएनजीसी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसका ये है। तो ये पूछा गया है कि ए जियोथर्मल पावर प्लांट्स इज बीइंग सेट अप बाय द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको बता दूं कि ओएनजीसी के द्वारा जो जियोथर्मल पावर प्लांट है वो कहां पे स्थापित किया जाएगा। तो आपको पता होगा कि भारत का जो यूनियन टेरिटोरी है लद्दाख, लद्दाख में एक स्थान है जिसको कहते हैं, एक वैली है जिसको कहा जाता है पूगा वैली। ठीक है, तो लद्दाख एरिया में क्या है, तो ठीक है, लद्दाख का जो पूगा वैली का एरिया है, यहां पे क्या है, तो आपको बता दूं कि यहां पे जियोथर्मल पावर प्लांट स्थापित करेगी ओएनजीसी। जियोथर्मल पावर प्लांट क्या होता है आप लोग को बता दूं कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर जाते हैं, अर्थ के सरफेस के नीचे जाते हैं, वैसे वैसे आपको पता होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होती है वो 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है। तो पृथ्वी के अंदर दबाव की वजह से और बहुत सारे जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स के टूटने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं उनके टूटने से धरती के अंदर तापमान ज्यादा पाया जाता है। कई क्षेत्रों में रेडिएशंस या अन्य कारणों से या बहुत कारणों से गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और जब पानी रिस करके अंदर जाता है तो वो पानी गर्म पानी के रूप में बाहर आती है। ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जहां पे गर्म वाष्प जलवाष्प निकलती है, उसका उपयोग जो है वो टरबाइन को घुमाने के लिए किया जा सकता है। यानी जमीन के अंदर से जो प्रेशर से पानी जो जलवाष्प बन करके निकल रही होती है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, चाहे वो न्यूक्लियर एलिमेंट्स के टूटने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में टरबाइन को घुमाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, और टरबाइन जब इससे घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। चूंकि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे प्रदूषण होगा तो बहुत सारी समस्या होगी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, तो ये एक क्लीन एनर्जी है, ये स्वच्छ ऊर्जा है और ये गैर परंपरागत ऊर्जा है। तो इससे क्या होगा कि जमीन के अंदर से जब जलवाष्प एक प्रेशर के रूप में बाहर आएगी तो उससे यहाँ पे टरबाइन को घुमाया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा। और ओएनजीसी जो है वो यहाँ पे लद्दाख के कहाँ पे, तो लद्दाख के पूगा वैली में इस प्लांट को लगाने जा रही है, जिसका उपयोग, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो एलएसी यहाँ पे अगर बात करें तो एलएसी के पास स्थित न सिर्फ सुरक्षा बलों के द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भी इसका उपयोग करना पॉसिबल होगा। तो ओएनजीसी के द्वारा लद्दाख के पूगा घाटी में, पूगा वैली में जियोथर्मल पावर प्लांट यानी भूतापीय ऊर्जा प्लांट, जिसमें जमीन के अंदर के गर्मी की वजह से जो वाटर वेपर्स निकलती है उससे टरबाइन को घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये देख लीजिए कहां पे है, तो ये पूगा घाटी है, और उसके बाद जाकर के दक्षिण पूर्वी भाग में कहां पे है, तो ये है चांगथांग घाटी में स्थित है। तो लद्दाख के पूगा घाटी में ही चांगथांग वैली है, वहां पे ये है एरिया जहां पे कई सारे क्या है, तो कई सारे उष्ण झरने हैं, यानी कई सारे हॉट स्प्रिंग है। बेसिकली इस हॉट स्प्रिंग के और भी फायदे होते हैं, आपको पता होगा कि ये बिहार में भी बहुत सारे उष्ण पानी के हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं, जैसे कि ऋषि कुंड, नानक कुंड वगैरह सब। आप राजगीर में भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे कुंड मिलेंगे, ऋषिकेश में भी मिलेंगे और गया में भी मिलेंगे। ये हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जिसमें गर्म पानी वाष्प के रूप में निकलता है, जिससे आप चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। ये सल्फरस होती है क्योंकि जमीन के अंदर जो सल्फर पाया जाता है वो गर्म पानी के साथ बाहर निकलता है, और ये बहुत सारे स्किन डिजीजेस के लिए भी, इसमें स्नान करने पे बहुत सारे स्किन डिजीजेस भी होते हैं, वो सब के सब ठीक हो जाते हैं। तो लद्दाख में ओएनजीसी के द्वारा जियोथर्मल पावर प्लांट स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, आगे भारत की बात कर ले तो भारत में देख लीजिए आप लोग, तो भारत में अगर देखें तो 340 ऐसे उष्ण झरनों की पहचान की गई है, और कैपेसिटी की बात कर ले तो 10,000 मेगावाट कैपेसिटी है इंडिया में इस नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी का, यानी इस गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के 10,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता भारत के पास है। फिलहाल पूगा घाटी में ये शुरू किया जा रहा है, आगे भारत के अन्य भागों में भी शुरू किए जाएंगे, ऐसे प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वर्ष 2022 में भारत के किन राज्यों के मवेशियों में गांठदार त्वचा रोग
जिसको लंपी स्किन डिजीज या लंपी वायरस कहा जाता था, आप लोगों को पता हो, ये एक वायरल डिजीज है, वायरस से फैलती है और ये ये मक्खियों से, मच्छरों से, दूषित चारा से या दूषित पानी से या जू वगैरह सब जो होती है उनसे, एक गाय से दूसरे गाय में, हालांकि भैंसों को भी हुई थी लेकिन 90% जो है वो गाय इस बीमारी से प्रभावित हुए थे और बहुत ही भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बड़ी संख्या में दुधारू जो पशु है उनकी मौत हुई थी भारत के कुछ राज्यों में। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, देख लीजिए कि इन द ईयर 2022 thousands of cases of lumpy skin disease infection were reported in the cattle of which states of India? भारत के किन राज्यों में? तो आप लोग को पता होगा कि भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान और गुजरात में लंपी वायरस ने भयंकर तूफान ये आतंक मचाया था और हजारों की संख्या में लाखों पशु बीमार पड़े थे और हजारों की संख्या में जो पशु है वो उनकी मौत हो गई थी। कहाँ पे? तो राजस्थान और गुजरात में। तो राजस्थान और गुजरात में आप लोगों ने लंपी वायरस के डिजीजेस देखे थे, न्यूज में भी लगातार चर्चा में रही थी। ये मवेशियों में ये क्या है? तो बेसिकली मवेशियों में ये गांठदार त्वचा रोग है और ये वायरस से फैलती है, लंपी वायरस इसको कहा गया था, ठीक है। और इस वायरस से 1 लाख से अधिक पशु प्रभावित हुए थे, जिसमें से हजारों की मृत्यु भी हो गई थी, जिसमें ज्यादातर जो है वो गाय ही थे। लंपी वायरस क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए। तो लंपी वायरस बेसिकली जो होता है वो एक गोट पॉक्स यानी कि बकरियों को होने वाले जो पॉक्स होती है या फिर भेड़ों को होने वाली पॉक्स होती है, जैसे माता वगैरह सब निकलता है उसी टाइप का गांठ हो जाता है। इसको पॉक्स का मतलब होता है माता, भारत में धार्मिक रूप से इसको माता कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। जैसे इंसानों में चिकन पॉक्स होता है, ठीक है, उसी तरह से गोट पॉक्स यानी बकरियों में भी एक पॉक्स होता है, उसको भी बड़े बड़े गांठ हो जाते हैं। जैसे इंसानों में 2 तरह के चिकन पॉक्स होते हैं, छोटे वाले और बड़े वाले, वैसे गायों में भी हुई थी। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें ये जो बीमारी है वो बेसिकली वायरस से होती है, लेकिन इसको कैरी करने का जो काम होता है, ये वायरस जो है ये मधुमक्खियों के पैर से एक जानवर से दूसरे जानवर तक पहुंच जाती है, मच्छरों के द्वारा भी, जू के द्वारा भी और दूषित दाने और पानी के द्वारा भी पहुंच जाती है। थोड़ा सा आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वो दर्दनाक वाली फोटो भी आप लोगों को, फोटोग्राफ्स भी आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए किस तरह का ये प्रभाव पड़ा था। ये देख लीजिए, बहुत ही भयंकर दृश्य था ये। ठीक उसी तरह से जैसे पॉक्स है ये, ठीक है, जैसे इंसानों में होने वाला जो चिकन पॉक्स होता है जिसको माता कहा जाता है, उसी तरह का ये पॉक्स है और ये वायरस से, इंसान में भी वायरस से ही होता है और बुखार आती है और उसके अलावा ये बड़े बड़े दाने निकल आते हैं। गायों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था, आपको याद होगा। बड़ी संख्या में अगर सही से टाइम से ट्रीटमेंट ना हो तो बहुत तेजी से वो खाना पीना छोड़ देती है, जैसे इंसानों के साथ होता है, और उसके बाद जाकर के खाना पीना छोड़ने के कारण कमजोरी की वजह से ये वायरस और ज्यादा अटैक करता है और फाइनली उसकी गाय की मृत्यु हो जाती है या उस मवेशी की मृत्यु हो जाती है। तो लंपी वायरस से पूछ सकता है एग्जाम में कौन सा, किससे होता है, तो वायरस से होता है, या जानवरों में होने वाला या मवेशियों में होने वाला आपसे पूछ सकता है। लंपी स्किन डिजीज का कारण क्या है? तो इसका कारण है वायरस, वायरल है, ये वायरल था, फीवर होती है इसमें, स्किन डिजीज होती है। तो ये भी पूछ सकता है किन जानवरों को हुई थी, तो ये गाय और भैंस पे सबसे ज्यादा, हालांकि गाय को अटैक किया था। किन राज्यों में हुई थी? तो ये राजस्थान और गुजरात राज्यों में इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखा गया था। तो ये आ गया आप लोगों के समझ में, संक्रामक बीमारी है, ठीक है, ट्रांसमिटेड डिजीज है। और ये क्या होता है? तो ये डिजीज जो है एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, किससे? तो आपको पता होगा कि मक्खियों से होती है, मच्छरों से होती है, जू से, दूषित चारा और दूषित पानी से होती है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या है। तो प्रश्न संख्या 18 यह है कि अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत की शीर्ष कंपनी है, ठीक है। तो अगस्त 2022 में फॉर्च्यून ने 500 जो लिस्ट जारी की है, उस 500 लिस्ट का मतलब है कि दुनिया की टॉप 500 कंपनियां, ठीक है। और ये जो लिस्ट जारी की है, ये जारी की है किसने? तो ये फॉर्च्यून नाम की इकोनॉमिक अफेयर्स मैगजीन है, उसके द्वारा ये जारी किया गया था। और उसमें अगर बात करें तो दुनिया के 500 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें भारत की भी 5 कंपनियां थी। भारत की सिर्फ 5 कंपनियां दुनिया के टॉप 500 कंपनियों में शामिल है, आपको बता दूं। और उसमें वर्ल्ड में अगर देखें तो इंडिया की जो LIC है, भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको हम लोग LIC कहते हैं, तो LIC को 98वां स्थान मिला था। कौन सा? 98, दुनिया की 98
रैंक वाली कंपनी है LIC और भारत की सबसे शीर्ष कंपनी है। वर्ल्ड में अगर भारत की बात करें तो भारत की टोटल 5 कंपनियों को शामिल किया गया था। ये चारों हैं उसमें शामिल, एक और है, इनके अलावा 5 कंपनियां भारत की शामिल थे। तो वर्ल्ड दुनिया की 500 टॉप कंपनियों में भारत की 5 कंपनियां शामिल है। उनमें सबसे टॉप पे है भारतीय जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ठीक है। तो 98th रैंक इनको मिला है और ये इंडिया की सबसे टॉप कंपनी है, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे टॉप कौन सा है? तो वर्ल्ड में सबसे टॉप है रिटेल सेक्टर वाली कंपनी, जिसको हम लोग वॉलमार्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वॉलमार्ट जो है वो दुनिया की सबसे टॉप कंपनी। तो वर्ष 2022 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 9 भारतीय सार्वजनिक और निजी कंपनियों को शामिल किया गया। 5 नहीं बल्कि सॉरी उसके लिए 9 इंडियन कंपनियां शामिल है वर्ल्ड के टॉप 500 में, ठीक है, जिसमें निजी और सरकारी दोनों मिला करके कंपनियों की बात हो रही है। तो तब हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे। अब जाकर के बात करें अमेरिकी कंपनियों की, तो अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट जो है वो USA की कंपनी है वॉलमार्ट, और लगातार 9 साल से इस सूची में नंबर 1 यानी फर्स्ट रैंक पे बना हुआ है रिटेल सेक्टर की। ठीक उसी तरह जैसे भारत में आपने रिलायंस फ्रेश या बिग बाजार आप लोग कभी गए होंगे, मॉल गए होंगे, तो ये एक तरह से वॉलमार्ट क्या है, तो वॉलमार्ट एक मॉल है या एक ऐसी कंपनी है जो रिटेल सेक्टर में यानी खुदरा क्षेत्र में काम करने वाली मॉल वाली कंपनी है। ये बड़े बड़े मॉल होते हैं इनके वॉलमार्ट के USA में और वर्ल्ड वाइड होते हैं। इंडिया में चूंकि कुछ कानून की वजह से वॉलमार्ट नहीं है, तो वॉलमार्ट दुनिया की सबसे शीर्ष कंपनी है। और भारत की बात कर ले तो भारत की शीर्ष कंपनी जो है वो कौन सी है, तो वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भारत की 5 जो कंपनियां हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 5 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं और 4 भारत की निजी यानी प्राइवेट कंपनियां। लेकिन ओवरऑल सभी कंपनियों में LIC नंबर 1 पे है, जिनको 98th रैंक मिला है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। आगे इसकी जो जारी की जाती है वो 31 मार्च 2022 को या उससे पहले समाप्त होने वाले जो वित्तीय वर्ष है उसमें कुल जो उसके रेवेन्यू है उसके आधार पर इस लिस्ट को जारी किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को पता है कि भारत की LIC जो है वो नंबर 1 है वर्ल्ड में। जो फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा जो जारी की गई है 500 कंपनियों की सूची, उसमें वॉलमार्ट वर्ल्ड में नंबर 1 पे। भारत की टोटल 9 कंपनियां शामिल है, जिसमें 5 सार्वजनिक क्षेत्र की है और 4 निजी क्षेत्र की कंपनियां। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। इन अगस्त 2022 द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO हैज बीन अपॉइंटेड। तो DRDO का चेयरमैन यानी DRDO का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है यहाँ पे तो आपको बता दूं कि 1 मिनट, तो समीर V कामत जो देश के जाने माने, ठीक है, 1 मिनट मैसेज है, ठीक है। तो समीर V कामत जो कि देश के जाने माने वैज्ञानिक है, इनको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का अध्यक्ष बनाया गया है अगस्त 2022 में। समीर V कामत जाने माने साइंटिस्ट रहे हैं ये DRDO के, और इनको बनाया गया है DRDO का अध्यक्ष, ठीक है। तो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर समीर V कामत को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन विभाग का सचिव भी बनाया गया है और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है, और ये इन्होंने सतीश रेड्डी का स्थान लिया है, ठीक है। तो आप लोग को याद रहेगा DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो DRDO के अध्यक्ष है समीर V कामत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 ये है यहाँ पे कि राकेश झुनझुनवाला डाइड इन अगस्त 2022 एट द एज ऑफ 62। आप लोग को बता दूं कि राकेश झुनझुनवाला मुंबई में इनका 62 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था अगस्त में। पूछ रहा है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो देश में आपको बता दूं कि ये बहुत फेमस इन्वेस्टर हुआ करते थे और इन्होंने कई क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट किया था। शेयर बाजार में इनको बिग बुल के नाम से जाना जाता था। ऐसे लोग जो शेयर बाजार में तेजी के
लाने के या फिर शेयर बाजार में तेजी के समर्थक होते हैं या सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं जो शेयर बाजार में आगे और ज़्यादा उछाल आएगा, ऐसे लोगों को बिग बुल कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ये, और इन्हीं में से थे राकेश झुनझुनवाला, जिनका 2022 के अगस्त 2022 में निधन हो गया। अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने एयरलाइंस भी बनाई थी, जिसका जिक्र आगे हम लोग करेंगे। तो देख लीजिए, राकेश झुनझुनवाला ये है, ये देश के जाने माने इन्वेस्टर माने जाते थे, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने वाले, और मुंबई में इनका निधन हो गया। मृत्यु से पहले इन्होंने, अगर बात करें तो आकाशा एयर नाम से एक निजी क्षेत्र का एक और एयरलाइंस की भारत में शुरुआत हो रही है। भारत में पहले भी और सारे निजी एयरलाइंस है, आप लोगों को पता होगा, स्पाइस जेट भी है, उसके बाद जाकर के और भी बहुत सारे एयरलाइंस भारत में काम कर रहे हैं। उसमें से टाटा का भी तो अब प्राइवेट हो गया, जो एयर इंडिया का अधिग्रहण किया है। किंगफिशर ऑलरेडी है। तो भारत में अगर बात करें तो आकाशा एयर नाम से इन्होंने अपनी एक और प्राइवेट एयरलाइंस की भारत में शुरुआत हुई थी। अपनी मृत्यु से जस्ट पहले इन्होंने शुरुआत किया था। इनको भारत का, इनको शेयर बाजार का बिग बुल कहा जाता था, और भारत का वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट कौन है आपको पता होगा, तो वॉरेन बफेट जो है वो यूएसए के एक इन्वेस्टर है, और वो दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर व्यक्ति में से है, जिन्होंने शेयर बाजार से इतने पैसे कमाए इन्वेस्ट करके कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हो गए। तो ये भारत के जो है राकेश झुनझुनवाला जो है, राकेश झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता था। ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोग को। किससे जुड़े हुए थे, तो इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जाने माने निवेशक थे देश के। आकाशा एयर नाम से इन्होंने एक एयरलाइंस की भी शुरुआत की है। तो ये भी क्वेश्चन में पलट करके पूछ सकता है कि आकाशा एयर की शुरुआत किसने की है, स्टार्टेड बाय, तो आपको पता होगा राकेश झुनझुनवाला आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बढ़ने से पहले आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, मैं बार बार यही कह रहा हूं। और आप लोग इस सेशन को लाइक करने के साथ साथ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग जब प्रीलिम्स दे करके आएंगे 68th का, तो आप लोगों के लिए मेंस की भी टॉपिक्स को लेकर के आऊँगा मैं। न सिर्फ उसमें आपके कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, बल्कि मेंस में जीएस के जो करंट अफेयर्स के आंसर्स होते हैं, आईआर के आंसर होते हैं, वो कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, इन सब पे भी चर्चा इस चैनल पे होगी। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले इस चैनल को। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेल। इंग्लैंड के बर्मिंघम में आप लोगों को पता होगा कि 22 क्या हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, जैसे भारत में 2010 में दिल्ली में हुई थी, आप लोग को याद होगा। तो इसमें पूछा गया है कि बर्मिंघम जो इंग्लैंड में हुआ था, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत की रैंकिंग क्या रही है इन द मेडल टैली, यानी पदक तालिका में भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट स्थान पर कौन आया था, तो फर्स्ट स्थान पर मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, पहले स्थान पर, फर्स्ट रैंक पर कौन था, तो पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था, आप लोगों को पता होगा। सेकेंड स्थान पर कौन था, तो सेकेंड स्थान पर इंग्लैंड था। ठीक है, सेकेंड स्थान पर कौन था, तो सेकेंड स्थान पर आप लोगों को पता होगा इंग्लैंड था। और उसके बाद जाकर के थर्ड स्थान की बात करें तो थर्ड रैंक पे आप लोगों को पता होगा कि कनाडा था। और उसके बाद जाकर के चौथे रैंक पे जो था वो था इंडिया। तो इंडिया चौथे रैंक पे था। ये सब के सब कॉमनवेल्थ जो गेम होती है बेसिकली उन देशों के बीच होती है, या उन देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के पार्ट रहे, या तो ब्रिटेन प्लस ब्रिटेन के साथ वो सारे देश जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के पार्ट रहे हैं। ये सभी देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया हुआ जिसको कॉमनवेल्थ कहा जाता है। और उसी कॉमनवेल्थ में बहुत सारी चीजें होती है, उसी में से एक कॉमनवेल्थ गेम भी होता है। कभी ना कभी इनकी जो विरासत है, इनका जो इतिहास है वो साझा इतिहास है। कभी ना कभी, हालांकि साम्राज्यवाद का दौर खत्म हो चुका है, ये एक फ्रेंडली अलायंस है। ठीक है, साम्राज्य का इससे कोई लेना देना नहीं, एक फ्रेंडली अलायंस है। और इसी कॉमनवेल्थ गेम में जो बर्मिंघम में इस बार हुई थी 2022 का, उसमें भारत चौथे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया पिछले बार भी पहले स्थान पर था और इस बार भी ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा है कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है, तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था, तो ये 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच में हुआ था। पदक तालिका में अगर बात करें तो भारत पहले स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे रहा था। भारत की तरफ से अगर बात करें तो भारत का जो पहला मेडल है इस बार निशानेबाजी, मेन बात है कि भारत के इसलिए चौथे स्थान पर, भारत तीसरे पे भी आ सकता था क्योंकि इस बार शूटिंग को हटा दिया गया निशानेबाजी को। और आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज्यादा मेडल अभी तक जो भारत ने जीते थे वो शूटिंग में ही जीते थे, निशानेबाजी में। और अनफॉर्चुनेटली इस बार शूटिंग को हटा दिया गया है, ये बहुत दुखद बात है। तो फिर भी भारत की तरफ से देखें तो जो मीराबाई चानू, आप लोगों को पता होगा,
जो ओलंपियन भी है ऑलरेडी, तो मीराबाई चानू जो कि मणिपुर की है, 59 किलो वर्ग में इन्होंने भारत को पहला पदक दिलाया था। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। भारत की तरफ से बात कर ले तो देख लीजिए, स्वर्ण पदक के मामले में अगर देखें तो भारत का आखिरी जो स्वर्ण है वो शरथ कमल ने जीता था टेबल टेनिस में। टेबल टेनिस प्रतियोगिता में शरथ कमल ने जीता था। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि इसका मस्कट भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो एक बहुरंगी जो बैल है जिसको पेरी बर कहा गया है, ये बहुरंगी बैल जो है पेरी बर, इसको बनाया गया था इस बार का मस्कट। ठीक है, पेरी, अभी मैं दिखाई देता हूं आप लोगों को। ये ठीक है, तो ये था, ठीक है, ये था बर्मिंघम का मस्कट। ठीक है, ये बर्मिंघम का मस्कट था, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम का, एक अलग अलग कलर में सजा हुआ प्यारा सा बैल। ठीक है, तो ये था कॉमनवेल्थ गेम 2022 का मस्कट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग, अब देख लीजिए मेडल टैली को लेकर के देख लीजिए, तो इसका आदर्श वाक्य भी पूछा जा सकता है। इसका थीम, तो इसका थीम था खेल तो बस क्या है, शुरुआत है। मतलब दोस्ती की शुरुआत कहाँ से होती है? गेम से होती है। गेम, तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस बार का जो थीम था 2022 का, वो था स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। आगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या क्या चीजें जाननी चाहिए, भारत की बात कर ले देख लीजिए। तो यहाँ पे पहले मैं मेडल टैली ही आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मेडल टैली में आप देखेंगे तो टोटल 178 मेडल जो है वो ऑस्ट्रेलिया को मिला है। ठीक है, 178 मेडल ऑस्ट्रेलिया को मिला है। 176 जो मेडल है टोटल इंग्लैंड को मिला था, 92 कनाडा को। इंडिया जैसा कि मैंने कहा 4th रैंक पे है टोटल। तो आपसे पूछ सकता है भारत का कुल मेडल, तो 61 मेडल, या ये पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा मेडल किसने, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीते। भारत की रैंक 4था। भारत ने कुल कितने मेडल जीते? 61। भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल, गोल्ड से ही रैंकिंग निर्धारित होती है। आपको बता दूं कि सिल्वर और ब्रॉन्ज नहीं भी हो, एक भी नहीं हो, और गोल्ड ज्यादा हो, अगर भारत का 27 होता तो भारत तीसरे पे होता। तो गोल्ड से ही रैंकिंग बनती है। तो आपको बता दूं कि भारत को 22 गोल्ड मिले हैं। तो क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है? सबसे ज्यादा मेडल ऑस्ट्रेलिया को, भारत की रैंकिंग 4था, भारत ने कुल कितने मेडल 61 जीते, भारत को कितने गोल्ड मिले, तो 22 गोल्ड मिले थे। और क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए, तो और चीजें आपको याद ये रखना चाहिए कि भारत में इनमें से 22 खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल मिला है। तो कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट कॉमनवेल्थ गेम नहीं पूछ करके, चूंकि ये खिलाड़ी चर्चा में है और इन्होंने अपने देश को नंबर 1 पोजीशन पे लाया है उस खेल में, या प्रॉपर उस इवेंट में, इंडिविजुअल उस इवेंट में, तो स्वाभाविक रूप से ये जो गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है जो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनको भी एग्जाम में आपको करके जाना है। देख लीजिए मीराबाई चानू, जो कि आपको पता है मणिपुर की है, वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन में ये जीती है। और ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने भारत को मेडल दिलाया था, उसमें भी ओलंपिक में भी दिलाया था। उसके बाद जाकर के जेरेमी लाल रिनुंगमा, तो ये भी वेट लिफ्टिंग में इन्होंने भी। उसके बाद जाकर के अंचित सेवली की बात करें तो ये भी भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में। भारत की जो महिला वो लॉन बॉल है, उसमें भारत की महिला टीम ने भाग लिया था, इंडिविजुअल नहीं, ये टीम इवेंट होता है। भारतीय पुरुष टीम जो है टेबल टेनिस में मिक्स्ड वाले टीम में जीता था, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल होते हैं। सुधीर जो है वो पैरा पावर लिफ्टिंग में। उसके बाद बजरंग पुनिया जो है आप लोग को पता होगा, ये कुश्ती में। ये सबके सब गोल्ड मेडल है इंडिया के। देख लीजिए, ये खिलाड़ी से पूछा जा सकता है कि कौन सी खिलाड़ी किससे संबंधित है। कई बार अंचित सेवलू या जेरेमी लाल रिंगुमा पूछ देगा किस खेल से संबंधित है, मीराबाई चेनू, तो उनके स्पोर्ट्स को देख लीजिए आप, बजरंग पुनिया वगैरह सब। तो ये सुधीर पैरा पावर ठीक है लिफ्टिंग में। बजरंग पुनिया तो खैर बहुत ज्यादा फेमस है, तो इनसे कम ही है पूछने की उम्मीद। उसके बाद दीपक पुनिया की बात करें तो ये भी कुश्ती से। साक्षी मलिक हरियाणा की है, ये भी कुश्ती से। रवि दहिया ये भी कुश्ती से। विनेश फोगाट ये भी कुश्ती से गोल्ड मेडल। नवीन सिहाग ये भी कुश्ती से।
उसके बाद भाविना पटेल जो है वो पैरा टेबल टेनिस से है। नीतू घनघस की बात करें मुक्केबाजी से है, ठीक है। उसके बाद जाकर के अमित पंघाल ये भी मुक्केबाजी से है, और निखत जरहीन जो कि हैदराबाद की है ये भी मुक्केबाजी से है, ठीक है, बॉक्सिंग से। शरद कमल और श्रीजा अकुला जो है ये टेबल टेनिस से। एडोल ठीक है, एल्डोस पॉल जो है वो ट्रिपल जंप एथलेटिक्स से है। पीवी सिंधु बैडमिंटन से ये भी गोल्ड लाई है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से ये भी गोल्ड है। अंचिता शरत कमल टेबल टेनिस इनका भी गोल्ड है। चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी दोनों मिक्स डबल के लिए, और ये भी बैडमिंटन से ही आया है। तो कुल मिलाकर के भारत को 22 मिले हैं, और इन खिलाड़ियों के आपको जब पीडीएफ दी जाएगी टेलीग्राम से भी शेयर की जाएगी। आप लोग को एक चीज बता दूं, जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे ही सिर्फ अभी मुझे देख रहे हैं, तो आप चाहे तो मुझे आप यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक यहाँ पे बता भी देता हूँ, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। JH एजुकेशन करके आप टाइप करेंगे टेलीग्राम पे सर्च पे, तो आपको JH एजुकेशन 1 करके अगर आप करेंगे ऐसे JH एजुकेशन 1, तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी हम लोग लेक्चर्स यहाँ पे कर रहे हैं सभी को हम लोग वहाँ पे PDF आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स के साथ। तो वहाँ से आपको मल्टी टाइम रिविजन करने के लिए PDF भी मिल जाएंगे, और आगे भी मेंस की जब क्लासेस आपकी यहाँ पे होगी, यानी कि जनरल स्टडी में जो करंट अफेयर सेक्शन है उसके जो मेंस के टॉपिक्स का डिस्कशन होगा जब इस यूट्यूब चैनल पे, तो उसके भी आप लोग को PDF उसी टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी JH एजुकेशन 1 के नाम से ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को भी आप लोग एक बार वो कर दीजिए। फेसबुक एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पे भी आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी जो हमारा JH एजुकेशन की का इसी नाम से फेसबुक पेज भी है, तो उस पे भी आप चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ले लेते हैं 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये है यहाँ पे कि एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 का आयोजन भारत के साथ साथ 17 देशों ने भाग लिया था, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो आपको बता दूं कि ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज था, और ये एयरफोर्स का जो एक्सरसाइज है ये ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एयरफोर्स का एक्सरसाइज हुआ था, 17 देश के एयरफोर्स ने भाग लिया था, भारत भी इसमें भागीदार था। ये ऑस्ट्रेलिया में हुई थी 2022 में, अगस्त 2022 में, पिच ब्लैक 2022, ठीक है। पिच ब्लैक 2022 हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी, तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का जो डार्विन बेस है, डार्विन आप लोगों को पता ही होगा कि यूएसए के एक सिटी का नाम है, और यहाँ पे डार्विन एयर बेस जो है वहाँ पे यूएसए का एक शहर है डार्विन, जहाँ पे ये एक्सरसाइज हुए थे। 3 सप्ताह तक चला था। भारत के साथ साथ 17 देश, भारत सहित टोटल 17 देशों के वायु सेनाओं ने इसमें भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं, जो भागीदार देश है देख लीजिए उनकी लिस्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन भाग लिया था। भारत चूंकि भाग लिया था तो ये पूछा जा सकता है कि पिच ब्लैक का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ये क्या था, तो ये इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ अन्य 16 देश यानी कुल 17 देशों का एक एक्सरसाइज था एयरफोर्स का, जो कि ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने कि द 13th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वज्र प्रहार। तो एक्सरसाइज वज्र प्रहार ये भी एक एक्सरसाइज है, आप लोगों को यहाँ पे बता दूं तो जो वज्र प्रहार अभ्यास है ये पूछा जा रहा है, जो ऑर्गेनाइज बकलोह में हुआ था। बकलोह कहाँ पे है, तो बकलोह है हिमाचल प्रदेश में, और ये जॉइंट एक्सरसाइज है किसका, कौन से 2 देशों का। तो आपको बता दूं कि ये एक स्पेशल फोर्स का विशेष बल जो होते हैं, चाहे वो बम निरोधक दस्ता हो, आतंकवादी निरोधक दस्ता हो, ये विशेष जितने भी बल होते हैं उनका एक संयुक्त अभ्यास है, जिसमें भारत और अमेरिका के विशेष बलों के द्वारा भाग लिया जाता है। और बारी बारी से इसका आयोजन जो है वो हर साल अलग अलग भाग में होता है, यानी एक बार इंडिया में और एक बार यूएसए में। तो इस बार इंडिया के हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था। भारत और अमेरिका के विशेष बलों का एक एक्सरसाइज हुआ था। विशेष सुरक्षा बल जो होते हैं, चाहे वो बम निरोधक दस्ता, आतंकवादी से जुड़े हुए या स्पेशल जो एक्शन वाले फोर्सेस होते हैं, उनके बीच ये भारत अमेरिका के स्पेशल फोर्स का ये वज्र प्रहार 2022 एक्सरसाइज था। ये देख लीजिए, इसके कुछ फोटोग्राफ्स आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आगे उसके बाद यह भारत अमेरिका के बीच विशेष बलों का संयुक्त अभ्यास है, और इसके 13वें संस्करण का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया था। इसमें बेसिकली गुप्त, आतंकवाद रोधी और अन्य विशिष्ट ऑपरेशन से संबंधित जो फोर्सेस होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, ठीक है।
आज का क्वेश्चन नंबर 24 का मतलब होगा कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन ये है, देख लीजिए कि व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बाय नीति आयोग इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के तहत आकांक्षी जिला जो है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला जो है वो नीति आयोग ने किसको घोषित किया। तो आप लोग को पता होगा कि नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा आप लोगों को पता होगा कि एक प्रोग्राम शुरू की गई है जिसके तहत किसी भी राज्य के सबसे पिछड़े जिले को, सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए किसी राज्य का जिला होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है, उसको आकांक्षी जिले के रूप में, और वहां की जो इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर जो डेवलपमेंट है उसको एक टारगेट बनाया जाता है कि उस राज्य के जो सबसे बेस्ट जिला है उसके बराबर पे लाना। और इसके लिए नीति आयोग क्या करती है, तो एक भारत सरकार के द्वारा एक संबंधित कोई केंद्रीय मंत्री को भी के गाइडलाइन में उनकी देखरेख में उस जिले को दे दिया जाता है, ताकि उस जिले में जो सामाजिक आर्थिक विकास है उसका स्तर जो है वो उस राज्य के सबसे विकसित जिले के बराबर पे आ सके। उसको कहा जाता है आकांक्षी जिला। और आकांक्षी जिला के तहत उसकी मंथली रैंकिंग भी जारी की जाती है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसने क्या प्रोग्रेस किया है। और उसी के तहत आपको पता होगा कि नीति आयोग ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले थीम के तहत अगर देखें तो इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है वो उत्तराखंड के हरिद्वार ने किया है। तो हरिद्वार को नीति आयोग ने क्या घोषित किया है, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है हरिद्वार को। हरिद्वार आप लोगों को पता होगा कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ उत्तराखंड का एक धार्मिक नगर है और एक जिला भी है हरिद्वार, जिसको सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। आगे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम वाले ग्रुप में इसे घोषित किया गया है। बेसिकली अगर बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि जो आकांक्षी जिला होता है उसको किसी न किसी केंद्रीय मंत्री के अंदर रखा जाता है या उनकी देखरेख में, ताकि उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके। तो हरिद्वार जिला जो है वो किनके है, तो केंद्रीय उद्योग वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल साहब, जो कि पहले रेल मंत्री भी हुआ करते थे, तो इन्हीं की देखरेख में हरिद्वार को आकांक्षी जिले के रूप में रखा गया। तो देख लीजिए आकांक्षी जिला होता क्या है, तो 2018 में आकांक्षी जिला परिवर्तन कार्यक्रम शुरू किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था, 2018 में लॉन्च किया गया था। और सबसे खराब सामाजिक आर्थिक संकेत वाले जो जिले होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और उस जिले को डेवलप करके उस राज्य के जो सबसे बेस्ट जिला है उसके बराबर पर लाने की कोशिश की जाती है। मंथली इसकी रैंकिंग भी जारी की जाती है। तो ये सभी के सभी जो इंफॉर्मेशन थे, ये जो अगस्त 2022 से रिलेटेड ये सभी इंफॉर्मेशंस थे। और अगस्त 2022 में ये सारे के सारे जो न्यूज है वो आप लोगों के 68th बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो यूपी पीसीएस, यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं, ऐसे स्टूडेंट जो यूपी पीसीएस एग्जाम 2023 को देने वाले हैं, तो उनके लिए भी आपको बता दूं कि इस जेएच एजुकेशन की जो ये करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, और अगर ये एग्जाम मई में हो जाती है आप लोगों की यूपी पीसीएस की एग्जाम, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें मई 2022 से लेकर के और उसके बाद जाकर के अप्रैल 2023 तक के जो करंट अफेयर्स है उसको आपको करके जाएंगे तो एक साल का लगभग करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो मई 2022 से ऐसे स्टूडेंट जो यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं वो मई 2022 से इस करंट अफेयर्स को रेगुलर देख सकते हैं। आगे अगले महीने से यूपी पीसीएस के लिए सेपरेट जो है वो करंट अफेयर्स भी शुरू किया जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था अगस्त 2022 और बहुत जल्द हम लोग अगले 1-2 दिन के ही अंदर हम लोग सितंबर 2022 के न्यूज को भी लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तो धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स को जुड़ने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।